नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संगीता शर्मा जी। आज हम न्यायिक प्रक्रिया के एक खास पहलू पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता पर बात करेंगे। आर्बिट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट के बाहर समस्याओं को सुलझाया जाता है। इसका चलन भारत में काफ़ी बढ़ गया है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी आजकल काफ़ी प्रचलित है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भारत एक इंटरनेशनल हब भी बन चुका है और विदेशी कंपनियां की समस्याएं यहाँ सुलझाई जा रही है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता जी। आप इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन हैं और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी हैं। तो आइए जस्टिस गुप्ता से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, एपीएन और इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ये बताएं कि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना क्यों की गई, इसके एम्स क्या हैं और आपकी अगुवाई में क्या पहल की गई हैं? ऐसा है कि इंडिया में आर्बिट्रेशन बहुत देर से प्रचलित है, पर समहाउ और दी अदर जो इसको रिकॉग्निशन और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई अभी तक। 1995 में एक प्रयास किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, सोसाइटी बनाई गई, उसका नाम था ICADR। उसी को गवर्नमेंट ने लैंड दिया और उस पे फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 30 करोड़ रुपया दिया। बट लगभग 2019 तक सिर्फ 55 आर्बिट्रेशंस की गई। तो सरकार के विचार में आया कि ये पूरा एफर्ट जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 बनाया। वो क्योंकि उसी नाम से, लगभग उसी नाम से दिल्ली हाई कोर्ट का एक आर्बिट्रेशन सेंटर चलता था, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर किया गया। इस एक्ट को बनाते हुए एक ध्यान रखा गया कि दिस इज गोइंग टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और पूरी ऑटोनॉमी दी गई। एक बार मेंबर अपॉइंट हो जाए तो उनको जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का है वही कर सकते हैं। इस कारण से गवर्नमेंट की डे टू डे एक्टिविटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इज कंसीडर्ड टू बी ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट एंड टू प्रमोट आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना ज़रूरी है, एक क्रेडिबल बॉडी होना ज़रूरी है, एक एफिशिएंट होना ज़रूरी है। इस कारण से that is the motto, that is the object with which this center has been set up. Ease of doing business is India is trying to achieve, is to achieve that ultimate goal. इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं आर्बिट्रेशन का। जनरली 96 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बना। उसमें शुरू में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑथराइज किए गए टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। उसमें एक और क्लॉज थी कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ द चीफ जस्टिस कैन नॉमिनेट एन इंस्टीट्यूट, डेजिग्नेट एन इंस्टीट्यूट ऑल्सो टू डू आर्बिट्रेशन। पर बहुत देर तक नहीं कोई इंस्टीट्यूट ना थे ना नॉमिनेट हुए। 2019 में दोबारा अमेंडमेंट हुई, 2015 में अमेंडमेंट हुई, जो उन्होंने चीफ जस्टिस को सब्स्टिट्यूट कर दिया हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट कर दिया। और बट इंस्टीट्यूशन वर स्टिल ऑथराइज्ड, कुड बी डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस। मेरे ध्यान में बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस नहीं हैं जब हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक डेजिग्नेट इंस्टीट्यूट को किया हो। अभी रिसेंटली जस्टिस चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक मैटर में दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को डेजिग्नेट किया टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर। मुझे बताते हैं कि पहले शायद मुंबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को भी एक केस में डेजिग्नेट किया गया था, बट एग्जाम्पल्स आर फार एंड फ्यू। हाई कोर्ट्स का मुझे ध्यान नहीं है, मैं 3 हाई कोर्ट्स में रहा, पंजाब, बिहार, पटना एंड मध्य प्रदेश, तीनों में नहीं था। मैंने चीफ जस्टिस ने मुझे डेजिग्नेट किया था 2 बार टू ऑथराइज टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 11(6). लगभग 1 साल मैंने वो पावर एक्सरसाइज की, पर इंस्टीट्यूशंस को नहीं किया क्योंकि हमारे वहाँ पे था ही नहीं, पंजाब में तो था ही नहीं, ना इतनी अवेयरनेस थी कि इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन आर गोइंग टू बी बैकबोन। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन ही डेजिग्नेट करती हैं आर्बिट्रेटर्स, चाहे वो आईसीसी हो, सीएक हो, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो, लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो, इंस्टीट्यूशन ही करती है, कोर्ट नहीं करती। उसका कारण क्या है कि कोर्ट्स के पास एक्सपर्टाइज नहीं है टू नो दैट which arbitrator will do which kind of arbitration. There can be dispute about the energy, there can be dispute about gas, there can be dispute about construction. पर कोर्ट के पास एक जो है एक वर्ड यूज़ करते हैं, रिटायर्ड जजेस का पूल रहता है, जनरली उसी में से अपॉइंट होते हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड में के इनॉग्रल एड्रेस पे उन्होंने कहा, विच वाज क्वाइट एप्रोप्रिएट, कि ओल्ड बॉयज़ क्लब नहीं होना चाहिए। उनका जो कहने का अर्थ था ओल्ड बॉयज़ क्लब, दैट इज लीडिंग टू द रिटायर्ड जजेस। हमारे जो हमने अभी तक रूल्स बनाए हैं इम्पैनलमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के, अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है टू नोटिफाई, उसमें हमने एज ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स 35 to 75 रखा है। 35 मीन्स यंग लॉयर्स who are willing to act as an arbitrator, we will impanel them. There can be young professionals, there can be young engineer, there can be young chartered accountant who is willing to don the role of arbitrator, can apply and will enroll them as an arbitrator on the panel of IIAC. जी, आप आर्बिट्रेशन को काफ़ी नज़दीक से देखते आ रहे हैं। अब जब विदेश की कंपनियां आके अपनी समस्याएं सुलझा रही हैं, तो लीगल फ्रेमवर्क हमारा कितना इन ट्यून है इसको हैंडल करने के लिए, ये बताएंगे ज़रा। इंडिया का बहुत विदेश की कंपनियों से जॉइंट वेंचर भी होता है, एग्रीमेंट भी होती है, जॉइंट इंडिया गवर्नमेंट भी एग्रीमेंट करती है विदेशी कंपनियों से। पर मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी विदेशी कंपनियां जो इंडिया में डिस्प्यूट एग्रीमेंट करती हैं, वो डिस्प्यूट के लिए इंडिया सीट नहीं रखती। वो या तो सिंगापुर रखती हैं, या पेरिस रखती हैं, या लंदन रखती हैं, और इस कारण से इंडिया में विदेशी कंपनियों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। अभी ये भी हो गया है कि दोनों पार्टीज, अगर दो डिस्प्यूट हैज़ टू बी अमंगस्ट 2 or more पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज भी इंडियंस हैं, दे कैन ऑल्सो से दैट विल रिजॉल्व ओवर डिस्प्यूट्स बाय सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। वो वैलिड एग्रीमेंट है, उसमें दे कैन से कि विल गो गवर्न बाय इंडियन लॉ, इंडियन पार्टीज, बट अवर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन वुड बी सिंगापुर और लंदन। क्या कारण हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि हमारा अवार्ड के बाद बहुत समय लगता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं,
ऑब्जेक्शंस बहुत देर तक डिसाइड नहीं होते, कोर्ट में डिलेज होती हैं, और जिसके कारण लगता है कि इंडिया में अगर आर्बिट्रेशन ले भी लिया, अवार्ड भी आ गया, हमारे हक में आ गया, उसको इफेक्टिव होने में बहुत समय लगेगा। एक बहुत फेमस केस है वाइट इंडस्ट्रीज करके नाम से, ऑस्ट्रेलियन कंपनी से एग्रीमेंट हुआ था इंडिया की, कोल इंडिया का। उस एग्रीमेंट में अवार्ड इंडिया की कंपनी के अगेंस्ट हो गया, उसके ऑब्जेक्शंस फाइल हुए सेक्शन 34 के, पर बहुत साल तक डिसाइड नहीं हुए। तो उन्होंने फिर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की वाइट इंडस्ट्रीज़ ने कि इंडिया का सिस्टम इज़ नॉट इफ़ेक्टिव, रेजोल्यूशन फास्ट नहीं हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट इन दैट, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर इंडिया को वो अवार्ड सेटिस्फाई करना पड़ा। जी, जैसे आपने बताया कि लंदन, पेरिस और सिंगापुर में लोग प्रेफर कर रहे हैं। सिंगापुर मॉडल की बहुत बात की जाती है। वहाँ बोला जाता है कि सिंगापुर में प्रो आर्बिट्रेशन स्टैंड गवर्नमेंट्स लेती रही हैं। तो ये सिंगापुर मॉडल एक्चुअली है क्या, और हमारे लिए ये कितना कंपैटिबल है हमारे सिनेरियो में? सिंगापुर जो सियाक है, ऑफ कोर्स ये शुरू तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने किया था, बट नाउ इट इज़ ए प्योर इंडिपेंडेंट बॉडी, मैनेज बाय इंडिपेंडेंट बॉडी। बट गवर्नमेंट ने पैट्रोनाइज किया, लाइक कोई भी इंडियन है जो वहाँ पे जाता है, डिस्प्यूट करने जाता है, उसके लिए वीज़ा अवेलेबल है, उसके लिए इमिग्रेशन के लिए सेपरेट लाइन अवेलेबल है, तो उसको इमीडिएट प्रेफर कस्टमर की तरह से देखा जाता है। और दूसरा वहाँ पे एक मैक्सवेल चैम्बर्स करके एक बिल्डिंग है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सियाक। सारी आर्बिट्रेशंस लगभग उसी चैम्बर्स में होती हैं। उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह की फैसिलिटी है। आर्बिट्रेशन रूम्स बड़े इफ़ेक्टिव हैं, ब्रेकआउट रूम्स हैं, और फॉर द इवन टू द एक्सटेंट for women arbitrators or women litigants also, or women advocates also, professionals also, उन्होंने एक फीडिंग रूम बनाया है ताकि जो मदर्स हैं, इफ दे नीड टू फीड देयर चाइल्ड, दे कैन डू दैट। हमारे यहाँ पे ये सोच नहीं है। हम उसको अपने सेंटर को रिवैम्प कर रहे हैं। ये बिल्डिंग बनी 2005 में, पर जो इसका मॉडल बना वो आर्बिट्रेशन फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे 4 रूम्स बने, पर वो कोर्ट रूम शेप में है। डायस है, ऊपर बैठते हैं, बाकी नीचे बैठते हैं। वो कभी आर्बिट्रेटर्स को एक्सेप्ट नहीं हुए, या कंसेप्ट ही नहीं है वो, बट समहाउ द अदर इट वाज डन दैट वे, and that's why the center could not succeed in its laudable objects. जी, कुछ सवाल संगीता जी भी पूछेंगी। संगीता जी, आप बताएं। Sir, India International Arbitration Center is a institute which is of prime importance, and it is a national pride for us. So how do you see the role of women in this, and do you feel like that women should be trained to be good arbitrators so that they can compete in the international level? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि women are actually equal participant if not more, but profession में बहुत अभी women at the top कम है as compared to men counterpart। इस कारण से अगर हम 35 की एज ग्रुप रखते हैं, उस एज ग्रुप में there are many women lawyers and professionals who can be competent arbitrators. So we are looking for an active role of the women in the process of arbitration. Is there any training going on, or is there a roadmap that how many women you will have, and there's percentage or something? No, nothing of that kind. We don't have any percentage,
we'll take as many women if they are 100%, we'll welcome that. That's not equal. Training, how will it- ट्रेनिंग देयर इज मैंडेट है हमारे पास आर्बिट्रेशन एकेडमी बनाने का भी। पर अभी हमारा जो फर्स्ट फेज में फर्स्ट प्रायोरिटीज़ कि आर्बिट्रेशन का एक रोड मैप बने, एक रूल्स बने हम, ताकि हम आर्बिट्रेशन शुरू कर पाएँ। अभी हम आर्बिट्रेशन शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रेगुलेशंस फाइनल नहीं हुए। हमारी बहुत डिस्कशन हुई है, डिफरेंट एक्सपर्ट से हुई है, एंड पॉसिबली बाय नेक्स्ट वीकेंड we'll be able to have first draft for the opinion of other stakeholders. So how long do you think it will be ready and we'll be able to have the first international arbitration? No, it's something which I can't say कि कब कोई dispute हो और कब हमारे पास आए। Ready कब तक हो जाएगा सेंटर? सेंटर की तो बिल्डिंग में समय लगेगा, पर हमने बीच में डिसाइड किया है we'll enter into arrangement with the hotels जहाँ पे बिजनेस सेंटर्स होते हैं, उसमें हमें वो जगह दे दें। जगह इन द सेंस जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें टैरिफ रेंटल पे मिल जाए, उसमें फैसिलिटी एक लॉन्च की हो, ब्रेकआउट रूम हो, तो हम एक कर देंगे। वो हम अरेंजमेंट हमने कल हमारी मीटिंग थी, वो हमने अप्रूव कर दिया है, एंड सून वी आर गोइंग टू हैव अंडरस्टैंडिंग विद द होटल्स प्रोवाइडिंग आर्बिट्रेशन फैसिलिटीज टू अस। सर, ये जो सुविधा है आर्बिट्रेशन की, ये नॉन मेट्रो सिटीज में भी ले जाई जाएगी और बिसाइड्स दिल्ली के छोटे गाँव? हमारा जो यू आर राइट, हमारा जो मैंडेट है वो पैन इंडिया का है। बाकी जितने आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं लाइक दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर या मुंबई या हैदराबाद, आई शुड नॉट से बट दे आर सिटी सेंट्रिक, दे आर, पर हमारा पैन इंडिया आउटलुक है। बट वंस वी आर geared up for taking up the assignment in a big way, we are ready. If some Chennai party wants to have arbitration, we will like to do it in Chennai only. And sir, enroll जो lawyers होंगे आपके यहाँ से, then you will provide arbitrators, और वही clause जो पहले है वही रहेगा, and place also? उसमें जो आर्बिट्रेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है कि पार्टीज़ का एग्रीमेंट जो है वो प्रिवेल करता है। अगर पार्टीज़ ने एग्रीमेंट में लिखा है कि हम यहाँ इस इंस्टीट्यूट से आर्बिट्रेशन करेंगे तो उस इंस्टीट्यूट पे आर्बिट्रेशन होगा। अगर नहीं है तो देन दे कैन, पार्टीज कैन चूज अस, और द कोर्ट कैन से दैट आप एक इंस्टीट्यूट पे जाइए। जब तक वो ऐसा नहीं होता तब तक हमें एक डिस्प्यूट अराइज होगा, तब हमारे पास डिस्प्यूट आएगा, तब हम उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। इसका जो स्कीम ऑफ एक्ट है उसमें सेक्शन 28 में चैम्बर ऑफ आर्बिट्रेशन है। चैम्बर ऑफ आर्बिट्रेशन में हमने जो इंटरनल फैसला किया है कि 10 मेंबर्स चूज़ करेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं। वो एप्लीकेशंस जो भी इम्पैनलमेंट के लिए आएंगी तो वो कंसिडर करेंगी। उस कंसिडर के बाद वो जब इम्पैनल हो जाएंगे और फिर पार्टीज़ को चूज़ करने की एक लिबर्टी दी जाएगी कि यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम। इफ़ दे से दैट नो, हमें तो ये चूज़ नहीं करना है, वी हैव टू हैव इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर, अपनी पसंद का करना चाहिए, हम वो भी परमिट करेंगे। बट हम उसमें कहेंगे कि जो भी आर्बिट्रेशन होगा वो हमारे जो रेगुलेशंस बनेंगे उसके अधीन होगी। उसमें हमारी फ़ीस जो फिक्स होगी वो देंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो देंगे, जो और भी उसके प्रोसीजर है सारा देंगे। और मीडिएशन भी आप? मीडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। You will also encourage going for mediation? Yeah, mediation. The same pattern. If arbitration हो रही है and they go for mediation, will you allow that? That's right. उसमें प्रोविजन है कि सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के समय भी कभी भी सेटलमेंट हो सकता है। एनी टाइम दे कैन सेटल। एंड सेटलमेंट के लिए अगर आर्बिट्रेटर कैन मीडिएट,
दैट्स गुड इनफ. अदरवाइज विल पॉसिबली मैंने ज़्यादा इस पे विचार नहीं किया है कि मीडिएटर्स सेपरेटली रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए. ये अभी हम सेंटर में विचार करेंगे. अभी हमारा फोकस जो है कि आर्बिट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करें, उसके लिए हम वी शुड बी रेडी, वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सर, ब्रॉडर इश्यूज़ पर अगर हम जाते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक काफ़ी ट्रेंडी वर्ड आजकल सामने आया है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन विद स्पेसिफिक लोकल नीड्स. अगर हम आर्बिट्रेशन को इस कंटेक्स्ट में देखें तो विदेशी जो आर्बिट्रेशन यहाँ पर हो रहे हैं, विदेशी कंपनीज के साथ हो रहे हैं, उसको किस तरीके से लोकल कंटेक्स्ट में हम अंजाम देने के लिए में सफल हुए हैं? You know, इंटरनेशनल कंपनीज जब हमारे साथ डिस्प्यूट होगा, इंडियन कंपनी के साथ डिस्प्यूट होगा, सो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड एट फर्स्ट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. जब मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर टर्म्स में उन्होंने इंडिया सीट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं रखा हुआ. हमें तो पहला ये करना है कि इंडिया सीट ऑफ आर्बिट्रेशन हो. उसके लिए हमें सेक्शन 34 प्रोसीजर को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए. उसकी अपील्स डिसाइड जल्दी हों. ये सब एक प्रायोरिटी फैक्टर है. डिस्प्यूट के बाद लोकलाइजेशन थोड़ा मुश्किल है. डिस्प्यूट से पहले लोकलाइजेशन हो सकता है कि ग्लोबल कंपनीज आए और उसको लोकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, लोकली करें. सो दैट इज़ ए मोटिव विच इज़ प्री डिस्प्यूट. पोस्ट डिस्प्यूट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो. कानून में कोई बदलाव की आप बात देखते हैं? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें, दूसरे देशों में जिस तरीके के आर्बिट्रेशन लॉज हैं जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं विदेशी कंपनियां वहाँ, तो इंडिया में कुछ लॉज की उस तरीके की कुछ कमियां हैं, क्लॉजेज में कुछ कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है? एक पब्लिक पॉलिसी वाला बहुत डिबेटेबल इशू है. व्हाट इज़ फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ पब्लिक इशू. बट लॉज अपार्ट, हमारी कोर्ट्स में अनफॉर्चुनेटली डिले goes with courts. That is a factor which we have to keep in mind. But in respect of international disputes, we can't take that risk. We can't take that risk. The courts have to be aware of this fact. अभी मैंने कहा था वाइट इंडस्ट्रीज के केस में, because of delay, the government of India had to suffer to satisfy the award passed against in favor of white industries. Courts का delay is a big challenge. We need to address to that. डिले पर ये बात याद आएगी कि जैसे रूल्स में है कि 6 मंथ्स की प्लीडिंग होती है, उसके बाद 12 महीने के बाद आपके अवार्ड्स आ जाने चाहिए. मगर वर्ल्ड बैंक की हालिया जो रिपोर्ट आई है उसमें एक एवरेज औसतन जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 1445 दिन में आपकी प्रक्रिया पूरी हो रही है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, और 31% क्लेम वैल्यू का कॉस्ट उसमें आ जा रहा है. मतलब टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन्स हो रहे हैं. तो जो बेसिक एम है आर्बिट्रेशन का कि टाइम पीरियड में कॉस्ट इफेक्टिव वे में किया जाए, वो इंडिया में अभी तक हो नहीं पा रहा है. तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए? इसका सबसे बड़ा कारण जो है, इंडिया में एडहॉक आर्बिट्रेशन है. कोर्ट अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर, और दैट आर्बिट्रेटर इज़ फ्री टू चूज़ हिज प्रोसीजर. और बहुत बार ये मैटर कोर्ट में भी आया कि आर्बिट्रेटर्स का फ़ी बहुत सब्सटेंशियल हो गया. अभी एफकॉन का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का. एक बार मैं जब चंडीगढ़ में आर्बिट्रेशन की जुरिडिक्शन कर रहा था, तो मेरे पास एक मैटर आया था मेरी कोर्ट में, जहाँ पे 3 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली लगभग 80 लाख की पेमेंट हो चुकी थी, बट अभी तक इश्यूज नहीं फ्रेम हुए थे. इश्यूज मीन्स बिल्डिंग्स अभी कंप्लीट हो भी गई हो, तो इश्यूज नहीं फ्रेम हुए थे. उसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ द पार्टीज. तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था टू टर्मिनेट द मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर. उसमें मैंने उसको एंटरटेन किया था,
एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट ही वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट हो गई थी, तो इंस्टेड ऑफ 3 member आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल गो बाय 1 member आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सो दीज आर द इश्यूज विच द एड हॉक आर्बिट्रेशन रेजेस। जी, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो जुडिशियल आउटरीच होती है नालसा की, है ना, उसमें आप चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब जज थे, तो उस दौरान आप कितना आर्बिट्रेशन होता था इस तरीके के जुडिशियल आउटरीच नालसा के स्टेट, और अब कितना हो रहा है? क्या उसको बढ़ावा दिया जा सकता है ज़्यादा? उसमें जो या लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स का नहीं है। मीडिएशन मान लीजिए चलते हैं, मीडिएशन अपने लेवल पे होती है, पर दिल्ली में मीडिएशन ज़्यादा सक्सेसफुल है इन कमर्शियल मैटर्स। पंजाब में जो मीडिएशन थी वो बेसिकली फैमिली डिस्प्यूट्स पे थी। हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, बच्चों का कस्टडी का डिस्प्यूट है। कमर्शियल डिस्प्यूट्स मेरे ध्यान में ज़्यादा नहीं है। जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दौरान आपने एक और काफ़ी अच्छी पहल की थी। 100% कंप्यूटराइजेशन हुआ था जब कंप्यूटर कमेटी के आप हेड थे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप इसमें काफ़ी एक्टिव रहे थे। कैसे ओवरऑल जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ओवरऑल उसको आप कैसे देखते हैं, और उसमें क्या करने की गुंजाइश हो सकती है, ये ज़रा बताएं। ई कोर्ट्स is very good initiative which was taken by the Supreme Court under the guidance of the Supreme Court and with the financial assistance from Government of India. But इसमें participating contribution from the states थी। कुछ states ने contribute नहीं किया, कुछ ने contribute किया। हमारे पंजाब हरियाणा में fortunately contribute किया उन्होंने। जब भी हम डिमांड करते थे किसी तरह की भी, वो पूरी करते थे। जब हमने डिजिटाइजेशन का टेंडर दिया तो हम एंटिसिपेट करते थे कि 10 करोड़ पेजेस होंगे, और हमने टाइम लाइन दिया था उनको 5 years में करने का। बट हमारी जो हमने शॉर्ट लिस्टेड कंपनी थी, दे फिनिश्ड द एंटायर डिजिटाइजेशन विद इन 4 years। क्योंकि हमारा टेंडर पीरियड बचा हुआ था, तो हमने उनको कहा कि करंट रिकॉर्ड भी आप डिजिटाइज कीजिए। सो उसका एडवांटेज ये हुआ कि करंट रिकॉर्ड भी सारा डिजिटाइजेशन होना शुरू हो गया। उसमें एक बेनिफिट लिटिगेंट को था। एक बेनिफिट हमने जो दिया, जब तक जो यूज़र को बेनिफिट ना मिले कि क्या है, उसको डिजिटाइजेशन का अदरवाइज डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता, तो हमने नोटिसेस जो कहे थे कि आप सॉफ्ट कॉपी देंगे, ऑर्डर की कॉपी सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड से मिलेगी। उसमें एक और हमने फैसिलिटी दी कि अगर कोई पार्टी उस पेपर बुक को डाउनलोड करना चाहती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस देगी और उसको डाउनलोड कर देंगे। हमारे हाई कोर्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सर्टिफाइड कॉपीज़ बहुत दिनों तक नहीं मिलती थी, considerable time. Because of digitization we could supply copy on the same day. आज अगर जज ने साइन किया तो शाम तक कॉपी मिल जाएगी। तो उसमें पहले था अर्जेंट, एक्सप्रेस, इमीडिएट, डिफरेंट लेवल ऑफ पेमेंट करते थे, वो सब ख़त्म हो गई। सब ऑर्डनरी करते थे, ऑर्डनरी मिलती थी, सेम डे मिलती थी। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटाइजेशन हुआ। कॉपीज़ हमने जब लोगों को डाउनलोड की, तो मुझे एक लॉयर ने बताया कि एक केस फ्राइडे को नोटिस हुआ मंडे के लिए, और शायद गुवाहाटी की पार्टी थी। तो लॉयर ने डाउनलोड की पेपर बुक और गुवाहाटी भेजी। अगले दिन उसका रिप्लाई आ गया, और मंडे को रिप्लाई फाइल भी हो गया। फ्राइडे टू मंडे, सैटरडे एंड संडे, अगर ऑर्डिनरी प्रोसेस में वो तो 15 दिन तक तो निकलेगा ही नहीं, समन ही नहीं निकलेगा। बट बिकॉज ऑफ दैट डिजिटाइजेशन, पेपर बुक अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, द रिप्लाई कुड बी फाइल्ड इमीडिएटली। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटाइजेशन। जी, सुप्रीम कोर्ट में आपके दौर में भी काफ़ी डिजिटाइजेशन का दौर चला था, रजिस्ट्री से लेकर के तमाम चीज़ों में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आप में? डिजिटाइजेशन यहाँ पे
अच्छा था इन द सेंस यहाँ पे करंट रिकॉर्ड पुराना तो हो ही रहा था, पर पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं करते यहाँ पर। करंट रिकॉर्ड अवेलेबल था, उसमें बुक मार्किंग थी, आपको अनेक्चर अगर P1 चाहिए तो P1 हाईलाइटेड है तो यू कैन डायरेक्टली रीच, फैसिलिटीज़ थी। अब अच्छा सॉफ्टवेयर है, फॉर वर्किंग सॉफ्टवेयर है, बट उसकी जो फैसिलिटीज़ जो एक जनरल पब्लिक को मिलनी चाहिए, तो मैंने एक बार सजेस्ट किया था कि पेपर बुक सजेस्ट दी जाए लॉयर्स को, सो दैट द जजेस एंड द लॉयर्स हैव द सेम पेजिंग। अदरवाइज पेजिंग में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कौन सी पेज कर रहे हो। बहुत सारी आईएस आती हैं, काउंटर एफिडेविट्स आते हैं, एफिडेविट्स आते हैं। एक उनका कंटिन्यूस पेजिंग, जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी कंटिन्यूस पेजिंग होगी, जो हार्ड कॉपी में हर आईए की सेपरेट पेपर बुक होगी, उसको ढूंढने में समय लगता है। सो एक दिया जाए सब मेंबर्स ऑफ बार को, तो मेरे ख्याल में अब शुरू कर दिया है उन्होंने देना। फाइनल क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आर्बिट्रेशन के भविष्य को, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के भविष्य को आप भारत में कैसे देखते हैं, कितना ये सक्सेसफुल होने वाला है? जितनी भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें इंडिया बेस्ड आर्बिट्रेशन या इंडिया रिलेटेड आर्बिट्रेशन सब्सटेंशियल है। अगर हम we are able to provide better services than them, efficiently कर पाएँ, हम कोर्ट में पोस्ट अवार्ड जल्दी फैसला कर पाएँ, तो इंडिया will in any case will overtake all other institutes. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विथ APN इन इंडिया लीगल। तो ये थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने आर्बिट्रेशन के बारे में बेहद अहम जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी लीडरशिप में इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और भी ऊंचाइयों को छुए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए APN।